तो स्वर्ण लवण AuCl3, गोल्ड क्लोराइड, Au 3 भाग है, HCl 1 भाग है, HNO3 1/4 भाग है, और सैंधव लवण 10 भाग है। बाकी कुछ याद करना नहीं करना, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, है ना। इतना तो याद होना चाहिए कि Au तो है ही, बाकी HCl है, HNO3, और सैंधव, क्योंकि लवण नाम में भी आया, और मेन भाग ही सैंधव है 10 भाग। मात्रा 1/50 से 1/20 रखते हैं। गुणों की बात करें, त्रिदोष शामक है, और रस औषधियों में इसका प्रयोग वर्जित है, ध्यान रखना। बट एक मिनट बने रहना। तो मात्रा की बात हो गई, 1/50 से 1/20 रखते, और गुणों में त्रिदोष शामक है, रस औषधियों में इसका प्रयोग वर्जित है, देख लेना। आगे चलिए। कोई खास बात नहीं है इसमें कुल मिला के, जो हमने देखा अभी। स्वर्ण लवण। नेक्स्ट आ जाता है रजत। रजत के पर्याय, पहले तो सिल्वर है, अर्जेंटीनियम इसका मेन सोर्स है, उसी के नाम पे इसका नाम है Ag, देख पा रहे हो। पर्याय में रुचिर, शोध, शुभ्रक, चंद्रलोह, चंद्रह्रास, रूपक, दुर्वर्णक, और चंद्रमा के सभी पर्याय। जैसे हम लोगों ने देखा कि मेघ के सभी पर्याय जो हैं वो नागरमुथा के हैं, फिर आकाश के सारे पर्याय भ्रक के हैं। अब आपने यहाँ देख लिया कि चंद्रमा के सारे पर्याय वो रजत के हैं। ठीक है। तो रुचिर, शोध, शुभ्रक, चंद्रलोह, चंद्रह्रास, रूपक, दुर्वर्णक, बाकी तो नहीं है। स्टार्टिंग वाले दो पर्याय जो हैं, इनको देख लेना, रुचिर और शोध, रजत के पर्याय हैं। शुभ स्वर्ण का पर्याय होता है शुभ्र अभ्रक का, शुभ्र स्फटिका, और चंद्र कंबिलक, क्योंकि यहाँ चंद्ररास है ना, बाकी उस तरह के पर्याय हैं। तो चंद्र अगर कोई पूछ ले, चंद्र कंबिलक का है, जरूरी नहीं है, मगर क्योंकि चंद्रमा वाली बात आ रही है इसलिए लिख दिया मैंने। आगे देखेंगे। सोर्स की अगर बात कर लें, इसके खनिज जो है, तो अर्जेंटाइट, सेरेजराइट, पायरेजराइट, और स्ट्रोमियराइट। ठीक है। तो ये नाम देख लोगे। ठीक है, तो मैं तो इस तरह याद रखता था कि अरे सारा प्यार स्त्रियों को ही है, मतलब कि कई लोग होते हैं ना, अपने घर में बच्चे होते हैं, जैसे बेटा है और बेटी है, तो बेटों की पिटाई करते रहते हैं ना, बेटियों से प्यार करते रहते हैं। तो अरे सारा प्यार जो है स्त्रियों से ही है, मतलब कि बेटों से कोई प्यार नहीं। तो अरे सारा प्यार, अरे यानी अरे, अर्जेंटाइट, सारा प्यार यानी सैरेजराइट, प्यार यानी प्यारेजराइट, स्त्रियों से यानी स्त्रियों में राइट, ऐसा करके तो याद रह जाते हैं नाम। क्लियर। तो याद रख लोगे। तो ये खनिज है इसके, और खनिज पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं नहीं आते हैं। ठीक है, तो याद करने हैं। ग्राह्य रजत, जो रजत आपको लेना है, प्रयोग करना है, कि वो कैसा होता है देखने में। चंद्रवत स्वच्छम शंख आभम, चंद्रमा के समान और शंख के जैसा, तो पहचान सकते हो। इस पे बेटा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो पूछा गया था, मतलब एक वर्ड था आगे, गुरु, मेरे ख्याल से, एक मिनट मैं लिखवा देता हूँ आपको। हम्म। तो बेटा ये दो चीज तो है ही, शंख के आभा का होता है, ठीक है, चंद्रमा के समान होता है, और गुरु और लिख लो सामने इसके, गुरु। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ग्राही रजत का गुण नहीं है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक साथ रख के दिए थे कि चंद्रमा के समान शंखाभम गुरु, और चंद्रवत स्वच्छम शंखाभम लघु, ऐसा करके। तो लोगों ने, कहीं ने लघु कंसिडर कर लिया था आंसर, तो लघु नहीं, गुरु वाला जो है वो अच्छा है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो गुरु भी ऐड कर लेना इसके साथ, याद रहे आपको। गुणों में बात करें, तो परम लेखन, लेखन करने वाला यानी, वृक्ष गुणों वाला है, रसायन विधानेन सर्व रोगापहरम, रसायन की तरह यूज किया जाए तो सारे रोगों को हरने वाला है। स्मृति कांति विवर्धनम, गर्भाशय विशोधनम, प्रमेय आद्य आमे आपहम, प्लीहोदर विनाशनम। देखो बहुत चीजें लिखी हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है, ये गुण तो हो गए चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में नहीं आते। जो एग्जाम में आते हैं वो नेक्स्ट लाइन आप देख पा रहे हो, अध्यापन आदि सुचिरम भरतानाम यूनाम। बस ये देखो लास्ट लाइन, शिशुनांच परम प्रशस्तम, बस ये पूछा जाता है किसके लिए कहा गया, कि शिशुओं के लिए परम प्रशस्त है। तो ये आपको याद रखना है। वय स्थापनम उत्तमम, वय स्थापन कराने वाला है। नेक्स्ट देखो, फिर जरूरी है, वृश्यम मेध्यम विशेषण वात पित्त प्रणाशनम, तो वात और पित्त को हरने वाला है। दोषाग्नता पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, किन दोषों को हरने वाला है।
तो वात को और पित्त को हरने वाला है। वात पित्त प्रणाशनम। तो ये याद रखेंगे, त्रिदोषर नहीं है, वात और पित्त को हरने वाला है। नेक्स्ट देखिए, तो ये दो चीजें मैंने आपसे मेनली कही जरूरी है, शिशुनांच परम प्रशस्तम, वात पित्त प्रणाशनम। एक यहाँ पे स्मृति सागर रस लिखा हुआ है, बस लिख दिया ऐसे, जरूरी है क्योंकि बीच में पारद गंधक हरताल मनाशिला स्वर्ण माक्षिक ताम्र भस्म, ये द्रव्य है इसके अंदर। भावना जरूरी होती है इसकी, कि वचा ब्राह्मी की किस किस भावनाएं हैं, ज्योतिष तेल की एक भावना, इसको आप याद रखना। नाम से समझ में आ रहा होगा कहाँ यूज करोगे। तो स्मृति सागर रस है ना, जो भी इस तरह की मानसिक कंडीशन है। तो भावना याद रखना, वचा ब्राह्मी इक्कीस इक्कीस ज्योतिष तेल की एक भावना। तो इसमें देख लेते हैं क्या जरूरी है कुछ और। अच्छा, पीछे स्वर्ण भस्म में अगर ना लिखवाया हो तो आपको लिखवाया है कि स्वर्ण भस्म में क्या पथ्य है, स्वर्ण भस्म सेवन काल में क्या पथ्य है, लिखवाया था बिल्व पीछे। अपत्य है। ठीक है, अगर पढ़ाया तो ठीक है। बिल्व ठीक है बेटा, अगर नहीं पढ़ाया तो लिख लेना, बिल वहां पे पथ्य बताया गया है, सही है। इसकी उत्पत्ति रजत की टेबल्स आपको दी होंगी याद करने के लिए। कहाँ से बताएगी उत्पत्ति कैसे होती है चंद्रमा की, बोलो। शुक्र से, चंद्रमा के शुक्र से। ठीक है ना, तो हम्म। मेन तो वही है चंद्रमा के शुक्र से। लेकिन एक दो उत्पत्ति और बताई गई हैं पौराणिक कथाओं में, तो वो भी चाहो तो लिख सकते हो। फर्स्ट लिख लो, लिखो त्रिपुरासुर, एक राक्षस है त्रिपुरासुर, उसके वध के लिए क्रोध से खुले शिव के तीसरे नेत्र के अश्रु बिंदु से। ये राक्षस है त्रिपुरासुर, इसका वध करने के लिए शिव शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र जो खोला क्रोध में, तो वहां से निकले अश्रु बिंदु से, यानी तीसरे नेत्र के अश्रु बिंदु से। एक वो बताएगी उत्पत्ति, एक और लिखो, लिखो भगवान श्री राम की खड़ाऊ के स्पर्श से, खड़ाऊ के स्पर्श से वंग रजत में परिवर्तित हो गया। वंग रजत में परिवर्तित हो गया, मतलब वंग से रजत बना। सर ये सेकंड वाली एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा भगवान श्री राम की खड़ाऊ के स्पर्श से वंग कृत्रिम रजत में बदल गया। वंग जो है वो रजत में बदल गया, मतलब ये है भगवान श्री राम की खड़ाऊ के स्पर्श से। अहिल्या की कहानी सुनी होगी ना, अहिल्या थी, उसको पैर जब लगा तो वो स्त्री रूप में आ गई थी, तो उस तरह से। नेक्स्ट लिख लो, लिखो रजत में काठिन्य उत्पन्न करने के लिए ताम्र मिलाया जाता है। ये जो धातुएं हैं जैसे स्वर्ण है रजत है, सॉफ्ट होते हैं काफी, तो इसमें काठिन्यता लाने के लिए क्या मिला रहे हैं, ताम्र। नेक्स्ट लिखो, आर्जेंटाइट जो हम बात कर रहे हैं उसमें 87.1% तक सिल्वर होता है। आर्जेंटाइट, तो शुरू में आपको नाम लिखवाया होगा ना इसके खनिज जो लिखवाए हैं, तो अर्जेंटाइट के अंदर 87.1% तक ये होता है सिल्वर। जो दूसरा नाम लिखवाया है सेरेजराइट, उसमें लिख लो, उसको होन सिल्वर भी बोलते हैं, HORN, होन सिल्वर, ये भी नाम है उसका सेरेजराइट का। ठीक है, लिखो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है उसका, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है रजत का, तो लिख लेंगे मैक्सिको। मैक्सिको। योग में लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो जय मंगल रस, जय मंगल रस मकर ध्वज वटी, मकर ध्वज वटी।
ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओगे, ताम्र। तो यहाँ सबसे जो जरूरी धातुएं है ना, या तो स्वर्ण है या ताम्र है, जो सबसे जरूरी है। पर्याय देख लो पहले, तो ताम्र को कॉपर कहते हैं, Cu। पर्याय की अगर बात करें, शुल्व, रक्तक, मलेच्छ वक्त्र, नेपालीय, त्र्यंबक, सुरेलहो, उष्णांशु, सहस्रांशु, उदुम्बर, अरविंद, लोहित अयस, रविप्रिय और भास्कर। तो जरूरी पर्याय में शुल्व एक याद रखना, ये मलेच्छ वक्त्र याद रखना, नेपालीय याद रखना, लोहित अयस। ठीक है, आपको लग सकता है कि शायद लोह का पर्याय हो, तो लोहित अयस। मलेच्छ वक्त्र है, शुल्व है इसका पर्याय, लोहित अयस है। बताओ शुल्वारी क्या है? गंधक। 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 ठीक है, वो भी काफी जरूरी है, शुल्वारी गंधक होता है। तो ये पर्याय देख लेंगे। आगे देखिए कुछ और पर्याय हैं इनके आसपास के, जो नाम ऊपर पर्याय में देखे आपने। रक्त का है, रक्त हिंगुल का पर्याय है। रक्तांग कंपिलक और प्रवाल का। रक्तक ताम्र का। कृष्ण अयस लोह का है, यहाँ लोहित अयस है। कृष्ण अयस लोह का। कृष्ण अयसी वो नाग है। शुलवारी, तो ये बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए, गंधक। मलेच्छ याद होना चाहिए, देख रहे हो हिंगुल का पर्याय है मलेच्छ। मलेच्छ वक्र यहाँ देख पा रहे थे आप, ताम्र का। ठीक है, नेपाली का मनाशिला है, नेपाली का मनाशिला। तो यहाँ भी नेपाली है, आपने देखा ऊपर। ठीक है, लिखा है यहाँ पे नेपाली है, ताम्र होता है। तो नेपाली का मनाशिला और नेपाली है ताम्र। और नेपाली कह रहे हैं ताम्र का एक भेद भी होता है, नेपाली। रवि प्रिय और कुरुविन, ये माणिक्य के पर्याय हैं, रवि प्रिय और कुरुविन। क्योंकि अरविंद पर्याय देखा आपने अभी ताम्र का, तो यहाँ कुरुविंद लिखा है, माणिक्य का होता है, वो स्पेशली याद रखना है, कुरुविंद। तो तीन चार मैंने मार्क किए हैं, ये याद करने हैं, बाकी देख लेना अच्छे से एक बार। ठीक, आगे चलो। खनिज की अगर बात कर लें, फिर नाम लिखे हैं कुछ यहाँ पे। चैल्कोसाइट, मेलेकाइट, एज्यूराइट, लीवर, अर्थवॉर्म। लीवर जानते ही हो, कॉपर डिपोजिशन हम लोग बात करते हैं, जैसे डिजीज भी हम लोगों ने देखी है। केशर फ्लेशर रिंग किस डिजीज से संबंधित है, बोलो? विल्सन विल्सन डिजीज। डिजीज। विल्सन डिजीज है ना, उसमें यही होता है कि कॉपर का डिपोजिशन होने लगता है बॉडी के अंदर। तो आयरिस में फिर वो सर्किल दिखता है आंखों में, उसी को बोलते हैं केशर फ्लेशर रिंग। ठीक है, विल्सन डिजीज के अंदर। तो वहीं पे देख ही सकते हैं, आपके लीवर में भी स्टोर होता है। अर्थवोम, अर्थवोम की हम बात कर चुके, कॉपर इससे भी मिलता है, अर्थवोम से। केंचुआ, मयूर पिच, वीर बहुटी, त्रिफला, ये सब भी सोर्स है कॉपर के। जो ऊपर वाले नाम है उनको याद करने के लिए हम याद रखते हैं कि चलो मैले अज्जू, है ना, कि अज्जू जो है मतलब उसने नहाया नहीं होगा काफी टाइम से, गंदा होगा, उसको बोल रहे हैं चलो मैले अज्जू, अज्जू की आज नहा लो चलो। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, चैल्कोसाइड, मेलेकाइट, एज्यूराइड। दो भेद हैं इसके, नेपाली और मलेच्छ, पीछे भी पढ़ा हमने। तो नेपाली भेद जो है वो श्रेष्ठ है, याद रखोगे। ताम्र का नेपाली जो भेद है वो श्रेष्ठ है। बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ताम्र के कितने दोष होते हैं? ये तो मैंने नहीं देखा कि पूछा गया हो कौन कौन से, लेकिन हाँ नंबर, ये बहुत जगह पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स के 7। अंदर। 8 है। 8। रजत और ताम्र 8। ठीक है बेटा, तो 8 है, याद रखोगे, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लिखे हुए भी हैं आपके लिए, आप देख लो, कोई याद करना चाहे कर भी सकता है। भ्रम, मूर्छा, विदाहा, स्वेद, क्लेद, वांति यानी वमन, अरुचि, चित्त संताप। तो ये 8 दोष हैं ताम्र के, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। कह रहे हैं इन दोषों की वजह से विष के जैसा होता है, कि अगर इसको ऐसे ही सेवन कर लिया जाए विदाउट केयर, तो ताम्र विष के जैसा भी हो सकता है। तो ताम्र के 8 दोष, नाम देख लेना एक बार अच्छे से, एटलीस्ट ऐसे देख लेना कि एग्जाम में ऐसा भी आ चुका है क्वेश्चन कि श्लोक पूरा रख के दे दिया कि किसके दोष हैं, है ना, एक लाइन रख के दे दी कि भ्रम, मूर्छा, विदा, श्वेत, क्लेद, वांति किसकी वजह से होता है, तो ताम्र की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे सोमनाथी, ताम्र भस्म। तो इसमें ताम्र है एक भाग, पारद एक भाग, शुद्ध गंधक एक भाग, हरताल आधा भाग, और मनाशिला 1/4 भाग। तो जो ज्यादा सेफ है यानी हरताल, वो आधा भाग है, और जो मनाशिला है और कम सेफ है उससे भी, तो उसको और कम कर दिया, 1/4।
इस पे देखो सवाल आ चुका है। इसमें कंटेंट्स में एक सवाल आया था कि इसमें से सोमनाथी ताम्र भस्म का द्रव्य है या नहीं है, इस तरह करके कुछ। तो देख लेंगे आप, ताम्र है, पारद है, गंधक है। बाकी हरताल मनाशिला है, हरताल 1/2 भाग और मनाशिला 1/4 भाग। इसको बनाने में कह रहे गर्भ यंत्र का इस्तेमाल होता है। कुसुम। जी सर। पारद की भस्म बनाने में कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? गर्भ यंत्र सर। नेक्स्ट बताओगे, खरपर सत्युपादन किस मूषा की सहायता से कराते हैं? अ, गर्भ- नहीं याद आ रहा सुचिता। सर। सुचिता। सर नहीं याद आ रहा है। सर नहीं सबा। याद आ रहा है। सबा। वृंदाक मूसा। वृंताक मूषा से। वृंताक मिश्रा। हाँ बेटा, जरूरी क्वेश्चन है, देखो मैं कई बार पूछ चुका हूँ, अब नहीं ड्रॉप होने चाहिए थे। ये मैंने कई बार कर लिया है सवाल वृंताक मूषा वाला, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिला के आप इनको याद रखना। और गर्भ यंत्र का प्रयोग होता है। गुणों की अगर बात कर लें तो ऊर्ध्व अधा परिशोधनम, यानी वमन भी कराता है, जो ताम्र भस्म है वमन भी कराती है, विरेचन भी कराती है। तो ये याद रखोगे, जरूर लाइन है, ऊर्ध्व अधा परिशोधनम। दुर्नाम क्षय पांडु रोग शमनम। अंजलि, दुर्नाम क्या है? अर्श को बोलते हैं अर्श सर। को बोलते हैं, ठीक है, अर्श का पर्याय है दुर्नाम, तो याद रखना, ये पर्याय पूछ चुका एग्जाम में। तो ऊर्ध्व अधा परिशोधनम, दुर्नाम क्षय पांडु रोग शमनम। नेत्र्यम परम लेखनम, तो नेत्रों के लिए अच्छा है, और परम लेखन ये भी है, लाइक रजत। तो ऊर्ध्वधा परिशोधनम, दुर्नाम क्षय पांडु रोग शमनम, नेत्र्यम परम लेखनम। नेक्स्ट आती है बेटा ताम्र भस्म की परीक्षा। जरूरी परीक्षा है, पूछी जाती है कि अम्ल परीक्षा किसकी की जाती है? तो ताम्र भस्म की अम्ल परीक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? कह रहे हैं दही में इसको डालते हैं, इसकी जो भस्म है। अगर वर्ण हरा आए तो शुद्ध भस्म है, अच्छी है। अगर नील वर्ण आए तो वो अशुद्ध भस्म है। भूल जाओ, इजी याद करने के लिए तो ग्रीन कलर जो होता है अच्छा मानते हैं ना, ग्रीन सिग्नल, ट्रेन भी आती है तो ग्रीन सिग्नल दिखा चल पड़ेगी। तो ग्रीन जो है वो अच्छा है, तो शुद्ध भस्म है। अगर नील आया तो अशुद्ध भस्म है। याद रखना, किसकी करते हैं ताम्र भस्म, सॉरी अम्ल परीक्षा, तो ताम्र भस्म की करते हैं। निर्धूम परीक्षा हम बात कर चुके हैं, हड़ताल की, शिलाजीत की जाती है। अम्ल परीक्षा ताम्र की हो गई, निर्धूम दोबारा लिख दे। निश्चंद्रीकरण, तो वैसे तो भस्मों की करते ही हैं, लेकिन पूछा जाता है किस भस्म की प्रधान परीक्षा है, मतलब बिल्कुल मेन परीक्षा, ऐसा पूछा जाता है। तो अभ्रक भस्म की प्रधान परीक्षा है। ठीक है। स्मृति, क्या होता है अगर निश्चंद्रीकरण ना हो अभ्रक भस्म का और उसका सेवन कर लिया जाए, तो वो क्या नुकसान करेगी? दिव्या। सूरज। इतनी सारी कहानी आप लोग क्यों खराब कर देते हो? कितना कुछ बताया मैंने, इन पे कितना टाइम मैं खराब करता हूँ फिर तो, अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे तो। सर कुछ तो चपटे हो जाते हैं शायद। व्याघ्र रोम व्याघ्र बताया। रोग देखो है ना, शब्द प्रमेय। बताता रहा। हाँ, प्रमेय तय तो करती है, जो मेन शब्द आपको पढ़ाया था कि व्याघ्र रोम के समान हाथों को फाड़ देना, परफोरेशन कर देना, ठीक है, वो कर देती है। तो याद रखोगे बेटा। तो अभ्रक भस्म का प्रधान लक्षण क्या है? निश्चंद्रीकरण होना चाहिए। मात्रा की अगर बात करें, 1/8 से 1/2 रत्ती, या दो वर रसन समुच्चय ने बताई है। अगेन, जिन चीजों पे मैं बहुत फोकस नहीं करता रसशास्त्र में, उन पे आप भी मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ में आने लगा होगा, अब तक ही कितना ज्यादा लोड हो चुका होगा। ठीक है, तो नहीं पूछी जाती हैं चीजें। दो वल चाहो तो याद कर सकते हैं, आपका मन है। फिर यहाँ मन में आया हो कि भाई वल कितना होता है, तो कह रहे हैं लीलावती और रस रत्न समुच्चय कहते हैं कि एक वल 3 रत्ती के बराबर है। परिभाषा प्रतीत में एक वल 2 रत्ती के बराबर कहा गया। और राज निघंटु में एक वल 1.5 रत्ती के बराबर कहा गया। तो मेन जो हम लोग फॉलो करते हैं वो ये वाला करते हैं वैसे, रस रत्न समुच्चय वाला, 3 रत्ती वाला। ठीक, पूछेगा अगेन आपसे कोई नहीं इसको। देख लेते हैं कुछ और खास है क्या। अच्छा, अमृतीकरण से क्या होता है? बताएगा कोई, अमृतीकरण क्यों कराता है? सर उसका वर्ण गुड़ के बनाने लिए। के लिए। गुड़ की वृद्धि होती है और वर्ण की हानि होती है। हानि होती है। अमृतकरण से ठीक है। अभ्रक का। हाँ, तो मेन बात ये होती है कि ये भस्म बनाने के बाद जो दोष रह जाते हैं उनको दूर करने के लिए अमृतीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो वो परिभाषा में है इसके। ठीक है। अच्छा, ये लिख लो कि ताम्र भस्म सेवन से उत्पन्न विकार की शांति।
कैसे करते हैं? फर्स्ट लिखो, लिखो मुनि व्रीहि। मुनि व्रीहि को पीसकर मिश्री के साथ सेवन करना। आप तो लिख लो मुनि व्रीहि प्लस प्लस मिश्री। मुनि व्रीहि प्लस मिश्री या सिता, इसका सेवन करना। और लिख लो धनिया सोरस। धनिया जो होता है प्रॉपर, उसका सोरस। तो ताम्र भस्म अगर अशुद्ध सेवन कर ले तो उसके विकार की शांति के लिए ये चीज करनी है। ताम्र के प्रमुख योग में लिख लोगे, आरोग्यवर्धनी वटी, ताम्र परपटी, हृदयार्णव रस। आरोग्यवर्धनी वटी, ताम्र परपटी और हृदयार्णव रस। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है बेटा लोह, आयरन। इसके पर्याय लिखे हैं कालायस, शस्त्र लोह, तीक्ष्णक, सार लोह। कुछ नहीं पूछा जाता। प्राप्ति इसकी कह रहे हैं कहाँ कहाँ से होती है, तो गैरिक है, रेड हेमेटाइट, Fe2O3। तो इसको तो मेनली याद ही रखोगे। फिर एक कह रहे हैं लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। इसको स्पेथिक आयरन और कहा जाता है, कह रहे हैं सिडेराइट को। रोप्यमाक्षिक, जिसको आयरन पायराइट कहते हैं, कह रहे हैं Fe2S3। स्वर्ण गैरिक को कह रहे हैं कहा जाता है किडनी आयरन ओर। तो लिख दिया है वजह से कि स्वर्ण गैरिक को किडनी आयरन ओर कहा जाता है। तो इनमें चीजें आपको याद नहीं करनी है, बस पढ़ लो, आपके पढ़ने के लिए है। यहाँ जो चीजें लिखी थी, एक वैरायटी है पिग आयरन या ढलवा लोहा। कह रहे हैं उसमें 2 से 4% कार्बन की मात्रा होती है। मतलब कार्बन होता है उसमें मिला हुआ 2 से 4% तक, पिग आयरन के अंदर या ढलवा लोहा में। शुद्ध लोह जो होता है उसको पिटवा लोह या रोट आयरन कहा जाता है। शुद्ध लोह को पिटवा लोह और रोट आयरन। कुछ अशुद्ध लोह कह रहे हैं वो होता है स्टील। स्टील में ना पूछ चुका है कितना कार्बन होता है, क्वेश्चन आ चुका है, तो शायद 0.02। 1 मिनट में जरा देख के बता देता हूँ आपको। लिखवाया सर मैंने, 0.052 से लेकर 2.1 तक। तो लिख लोगे। इलेक्शन बता, इलेक्शन बोलते एक बार फिर से। 0.05 जीरो से। पॉइंट जीरो फाइव टू हम्म, से लेकर 2.1 तक। ठीक है, तो 0.05 से 2.1% तक इसमें कार्बन होता है स्टील के अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। और जो एग्जाम में ऑप्शन दिया था ना वहाँ, ये 2.1 नहीं 0.05 दिया था कि कितने प्रतिशत इसके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, तो देख लेना। तो वो होता है स्टील। नेक्स्ट है पिटवा लोह। पिटवा लोह को कह रहे हैं पोगर भी कहा जाता है। खैर पोगर हम इसको नहीं याद करेंगे, हम लोग जो पोगर याद करेंगे वो हम याद करते हैं कि लोह को तोड़ने के बाद उसके अंदर जो शेप दिखाई देते हैं कि उसको पोगर कहते हैं। खैर अभी आगे देखोगे, अभी तक कुछ रटना नहीं है आपको, है ना। अब तक रटने का आपका जो पॉइंट आया वो ये आया कि स्टील के अंदर 0.05 से 2.1% तक कार्बन होता है, इसको आप फोकस करोगे। खर लोह कैसा होता है, परुषम, पोगर उन्मुक्तम, भंगे पारद छवि। ये खर लोह वो होता है कि जिसमें पोगर नहीं है, मतलब तोड़ने के बाद अंदर कोई शेप नहीं दिखाई दे आपको बनी हुई। ठीक है, और भंगे पारद छवि, और टूटने पे पारद जैसा मतलब अंदर से दिखाई दे, उसका कलर जो है शाइन करे सिल्वर जैसा मतलब। एक होता है वाजिर लोह, पोगरैर वज्र संकाश है, सूक्ष्म रेखैश्च सांद्रक है। तो इसमें पोगर जो होती हैं, आकृतियां जो होती हैं, वो कह रहे हैं वज्र के जैसी होती हैं, डायमंड के जैसे। सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, बहुत कंसंट्रेटेड रेखाएं होती हैं पास पास, मतलब वो वाजिर लोह है। अगेन इनको भी याद नहीं करना। चाहो तो मैक्सिमम इतना कर सकते हो कि खर लोह जो है उसके अंदर पोगर नहीं होते, और वाजिर लोह में पोगर होते हैं वज्र के जैसे। चाहो तो इतना याद कर लो, सवाल नहीं देखा कभी पूछा गया हो। तो यहाँ सब चीजें आती हैं जो याद करनी है। अब देखोगे आप ध्यान से, तो लोह के बारे में अब तक जो पढ़ा उस पर फोकस नहीं करना है, यहाँ से देखो आप मेन चीज। तो पोगर, अंग, वंग या छाया, ये पर्याय है इसके। है क्या है कि लोहे को तोड़ने पर जो भंगुर और केश की आकृति की संरचनाएं दिखाई देती हैं अंदर, उन्हीं को पोगर कहा जाता है। ठीक है, पोगर के भी कह रहे हैं 3 भेद रसायन आपने बता दिए, चपलालय, वाजर और रोहन। अगेन कोई खास बात नहीं है, रहने दोगे। आगे देखिए कांत लोह की परीक्षा, ये जरूरी है। तो पात्र में जल भरकर तेल की बूंद डालने पर वो नहीं फैलती है। तो इसमें आपने जल भरा
उसमें तेल की बूंद डाली, जो उसका नेचर है कि फैल जाना, सरफेस पे आ जाना, वो चीज कह रहे हैं नहीं होते। पात्र में हींग का लेप करने पर उसकी गंध का नाश हो जाता है। तो हींग में इतनी तेज गंध होती है ना, तो वो खत्म हो जाती है इसमें, अगर आपने लेप कर दिया उस हींग का। नींब पत्र कल्क का लेप करने पर उसकी तिक्तता समाप्त हो जाती है। तो नींब कितना तिक्त होता है, तो किसी को पत्ते अच्छे ना लगते हो, किसी डॉक्टर ने कह दिया वो खाने हैं, तो इस पे लेप लगाओ, छुड़ा के फिर खा जाओ, तिक्तता खत्म। पात्र में जल उबालने पर हींग की गंध आना। ठीक, हींग की जो गंध थी वो तो नष्ट कर दी, लेकिन इसमें आप जल उबालोगे उसमें हींग की गंध आने लगेगी। ठीक है। पात्र में दुग्ध उबालने पर शिखराकार रूप का हो जाना, है ना। तो कहीं काम से जाना हो घर से, दूध रख दिया उबलने के लिए, अक्सर निकल जाता है, तो रख के चले गए, आए तो कुछ नहीं, शिखर बना वो खड़ा है घर में, 2-4 फुट दूध बाहर निकल रहा है लेकिन निकला नहीं बाहर, है ना, शिखराकार रूप ले लेगा।